नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो नज़दीक एग्जाम है उसमें आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। तो आप सभी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए और एक एक वीडियो आप गौर से देखिए और सभी वीडियो पर आप मंथन कीजिए और एक एक वीडियो आपको एग्जाम की सफलता तक पहुंचाएगा दोस्तों। इसलिए सभी वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो है। खास करके बिहार स्टेट का जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बिहार गवर्नमेंट में सर्विस लेना चाहते हैं उनके लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया से प्राप्त अभिलेखों में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन मिलता है? बोध गया से प्राप्त अभिलेखों में, बोध गया से जो प्राप्त अभिलेख हुआ है कहता है कि कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन मिलता है। कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन मिलता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कहाँ का? तो श्रीलंका के भिक्षु का जो है वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका के भिक्षु का वर्णन मिलता है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुआ है? तो बिहार से जो गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में प्राप्त हुआ है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप एक्सपीरियंस देख रहे हैं वीडियो, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो आपको एग्जाम के सफलता को तक पहुंचाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो संस्कृत भाषा में मिला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बनवाया है वो नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था दोस्तों। कौन बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ का नाम बताइए जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यानी कि 15 जो है भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ है और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो वह ग्रंथ जो है प्राचीन भारत का ग्रंथ का नाम बताना है। तो कौन है? तो पंचतंत्र है। कौन है दोस्तों? पंचतंत्र है। इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा भाषाओं में जो अनुवादित पुस्तक है वो पंचतंत्र है। क्लियर? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरी क्रीक, कोरी क्रीक स्थित है, कोरी क्रीक स्थित है। तो कोरी क्रीक जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कच्छ के रन में है। कहाँ है? कच्छ के रन में है कोरी क्रीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। URL का पूर्ण नाम क्या है? URL का जो पूर्ण नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर? URL का पूर्ण नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोमबत्ती के ज्वाला के पूर्ण दहन के, किसी मोमबत्ती के ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? ये बाह्य क्षेत्र है, ये जो है बाह्य क्षेत्र है दोस्तों, थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। तो कहता है किसी मोमबत्ती के ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग जो है, बाह्य क्षेत्र का पूछ रहा है। जब कोई मोमबत्ती है तो
तो कहता है कि ज्वाला का जो पूर्ण दहन होता है तो उसका बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है, तो बाह्य क्षेत्र का रंग जो होता है वो नीला होता है दोस्तों। कैसा होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? कहता है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए, जैसे पंचायत सदस्य जो आप बनना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए चुनाव लड़ना चाहते हैं पंचायत में, पंचायत में कौन कौन चुनाव होता है? वार्ड कमिश्नर का होता है, वार्ड सदस्य हो जाता है, आपका मुखिया हो जाता है, पंचायत समिति हो जाता है, तो जिला परिषद हो जाता है, प्रमुख हो जाता है। इन सभी चुनाव को लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO, WTO का स्थापना कब हुई? तो WTO का स्थापना जो कब हुआ था दोस्तों, तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? WTO का स्थापना जो हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका स्थापना 1995 में हुआ था। क्लियर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो राजस्थान में है। कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जो है, कह रहा है क्वेश्चन, कौन बहिर्जनित बल एक्सोजीनियस फोर्स है? कौन जो है बहिर्जनित बल एक्सोजीनियस फोर्स है। यहाँ एक्सो हो जाएगा, एन लिख दिया है, एक्स कर लीजिएगा आप लोग। एक्सोजीनियस, क्लियर? एक्सोजीनियस फोर्स, क्लियर हो गया होगा। तो कहता है कि कौन बहिर्जनित बल एक्सोजीनियस फोर्स है? तो कौन एक्सोजीनियस फोर्स है? तो हो जाएगा आंसर पवन हो जाएगा, वायु हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एक्सोजीनियस फोर्स जो है वो वायु है। क्लियर? पवन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप एक्सपीरियंस वीडियो देख रहे हैं, सभी वीडियो को आप देखने का प्रयास कीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम मॉडल है, आप एग्जाम के लिहाजा से देखिए और एग्जाम में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और 1885 में जो स्थापना किया था तो किसने किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। कौन किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, जिसको एओ ह्यूम बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? एओ ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में। क्लियर हो गया होगा? 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। 1884 ईस्वी की जब हम चर्चा करेंगे तो 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। और एओ ह्यूम जो थे वो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे दोस्तों। क्या थे? भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने ही, एओ ह्यूम ने ही 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया था, जो कि 1885 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा सुझाव पर इसका जो नाम बदल करके कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 1885, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। तो 1885 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्लियर? अब क्लियर हो गया होगा। तो 1885 में पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का। 1885 में पहला अधिवेशन कांग्रेस का होता है। और कहां पर होता है? बंबई में होता है। कहां पर होता है?
बम्बई में होता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। यहीं पर दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या स्थापना हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में 28 से 30 दिसंबर के बीच हुआ था। 1885 ईस्वी में जो हुआ था पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर के बीच हुआ था, जिसमें डब्ल्यू सी बनर्जी को क्या किया गया था? अध्यक्षता दिया गया था। डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 1885 ईस्वी में जब बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जबकि महासचिव जो थे ए ओ ह्यूम थे। जबकि कांग्रेस का महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम का जो फुल नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहा जाता है। तो इस तरह से आप क्लियरली समझ गए होंगे। ए ओ ह्यूम जो थे भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद पुनः मैं विस्तार से सभी क्वेश्चन को दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो अभी जस्ट हम बताए कि ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। और ए ओ ह्यूम जो थे भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, और वो सैनिक सेवक थे। क्या थे? वो सैनिक सेवक थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, इसलिए आप जो है सभी वीडियो देखिए, और एक एक वीडियो जो है आपको एग्जाम की सफलता तक पहुंचाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो वो सैनिक सेवक ने किया था। वो सैनिक सेवक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। क्लियर हो गया होगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे, जबकि डब्ल्यू सी बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। 1885 की चर्चा हो रहा है दोस्तों। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी को अध्यक्षता दिया गया था, और यह अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। तो क्लियर हो गया होगा। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने अनुयायियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? शौकत अली एवं मोहम्मद अली के द्वारा जो है मुख्य रूप से खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था दोस्तों। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? शौकत अली एवं मोहम्मद अली के द्वारा मुख्य रूप से किया गया था। क्लियर। खिलाफत आंदोलन जो है भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक एवं धार्मिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक एवं धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य, खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य था क्या था? तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था दोस्तों। खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, उसी को खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। क्लियर हो गया होगा। आंदोलन को चलाने के लिए, खिलाफत आंदोलन को चलाने के लिए जो गठित कमेटी थे, खिलाफत आंदोलन को चलाने के लिए जो गठित कमेटी थे, उसमें बहुत सारे सदस्य थे, जैसे शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी थे। ये सभी लोग जो थे खिलाफत आंदोलन कमेटी के सदस्य थे।
तो क्लियर, यही क्वेश्चन भी पूछ लिया है कि किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो मुख्य रूप से अभी जस्ट हम बताए कि मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, ये सभी जो है मिल करके खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अभी जस्ट हम बताए शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, ये सब जो थे खिलाफत कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था 1919 ईस्वी में। कब क्या था? 1919 ईस्वी में क्या था दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? आप सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, आपको हर वीडियो में आपको एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आपको एग्जाम में तक सफलता तक पहुंचाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराइजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो लड़का लोग जो है आंसर गलत करके आ जाता है और उसका रिजल्ट रुक जाता है दोस्तों। इसलिए आपका रिजल्ट ना रुके, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आप भी अपनी ताकत झोंक दीजिए और हर एग्जाम आपको जो है निकलेगा दोस्तों। तो कहता है कि फराइजी आंदोलन के संस्थापक कौन है? फराइजी आंदोलन के संस्थापक जो थे वो कौन थे? डॉक्टर हाजी शरीयतुल्लाह थे दोस्तों। कौन थे? डॉक्टर हाजी शरीयतुल्लाह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर हाजी शरीयतुल्लाह थे। डॉक्टर हाजी शरीयतुल्लाह जो थे ये 19वीं सदी के महान नेता थे दोस्तों, जिन्होंने फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन उठा करके देखिएगा तो ये वीडियो जो है आपको ऐसा लगेगा कि सारा प्रीवियस क्वेश्चन का ही उठा करके लाया हूँ। इसलिए आप वीडियो देखिए और एक एक क्वेश्चन पर डिटेल्स में बताया हूँ दोस्तों, इसलिए सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष चुना गया था, किसको चुना गया था? तो गांधी जी को चुना गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष हुआ था वो कौन हुआ था? गांधी जी हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो एक एक कारण पूछ रहा है दोस्तों। तो क्यों क्या था? तो कारण देखते हैं क्या क्या कारण थे। खलीफा गांधी के अच्छे मित्र थे? तो बिल्कुल ये गलत है दोस्तों ऑप्शन। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। गांधी जी जो थे अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। यही कारण है कि गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। तीसरा ऑप्शन है, खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। तो ये भी गलत हो गया। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। तो यही कारण था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। क्लियर हो गया होगा। खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम काल के रूप में देखा था। खिलाफत आंदोलन जब हो रहा था 1919 ईस्वी में, तो गांधी जी जो है हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम काल के रूप में देखा और हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, ऐसा महसूस किया था दोस्तों। कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो क्लियर, ये खिलाफत आंदोलन का देन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल
मुल्क की पदवी त्याग दी थी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दिया था? तो किसने त्याग दिया था? हकीम अजमल खान ने त्याग दिया था दोस्तों। हकीम अजमल खान ने त्याग दिया था। क्या त्याग दिया था? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी जो है त्याग दिया था, तो हकीम अजमल खान ने त्यागा था। और तब आपको यह क्वेश्चन भी बनता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट होता होगा कि हकीम अजमल खान को हाजिक उल मुल्क की पदवी कब दिया था? तो ये अंग्रेजों ने दिया था दोस्तों। अंग्रेज उस समय पदवी दिया करते थे, जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो समाज सेविक थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको अच्छी अच्छी पदवी से संबोधित करते थे, ताकि वो जो है मेरे खिलाफ आवाज ना उठाए। तो अंग्रेज जो है ऐसा करते थे। इसी बीच में हाजिक उल मुल्क की पदवी जो है हकीम अजमल खान को 1908 में प्रदान किया था अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा जो है यह पदवी जो है हकीम उल मुल्क की पदवी जो है किसको दिया था? हकीम अजमल खान को दिया था। और हकीम अजमल खान को 1908 ईस्वी में दिया था दोस्तों, जो कि खिलाफत आंदोलन के समय त्याग दिया था। जैसे कि महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से संबोधित किया था अंग्रेजों ने, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उसे त्याग दिया था दोस्तों। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं। तो क्लियर, रिलेटेड हो गया होगा। इस तरह से आप रिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे दोस्तों? कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे। ये प्रथम, ये गलत हो गया है, इसको काट लीजिएगा। कहता है कि कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे। किसने आगाह किया था? किसने गांधी जी को यह जो है आगाह किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। उस समय जो है मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जो कि बाद में वो धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं दोस्तों। जिन्ना ने गांधी जी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना भी किया था दोस्तों। जिन्ना ने यह भी कहा था कि गांधी जी को कि खिलाफत आंदोलन में आप भागीदारी मत कीजिए। ये भी भर्त्सना भी किया था, मतलब उसका आलोचना भी किया था दोस्तों। क्लियर? क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो थे वो धार्मिक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था। इसीलिए कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने कि गांधी जी को कि आप धार्मिक नेताओं को प्रोत्साहित ना करें। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय तक जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है क्या थे? एक राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रवादी नेता थे दोस्तों, जो कि बाद में धार्मिक बन जाता है। उसका एक अलग फिर पहचान होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम हुआ था, क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी दोस्तों। खिलाफत आंदोलन का परिणाम जो हुआ वो क्या हुआ? हिंदुओं को दबाया गया? तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई, ये बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, ये बिल्कुल गलत है। अर्थात जो है हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम मतभेद में क्या हुआ? कमी आया। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, और समर्थन करने के साथ साथ ये भी कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये स्वर्णिम जो है काल के रूप में देखा भी था दोस्तों, जो कि 100 वर्षों तक पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। क्लियर? ये प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में
चैत्य का क्या अर्थ है? बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है दोस्तों? तो चैत्य का अर्थ जो है प्रार्थना कक्ष होता है। क्या होता है? प्रार्थना कक्ष होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो पावापुरी में प्राप्त किया था। मोक्ष अर्थात मृत्यु। क्लियर हो गया होगा। तो भगवान महावीर का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था दोस्तों। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाजन पदों के शासक फसलों को उपज का किस दर से वसूल करते थे? प्राचीन भारत में महाजन पद का जो शासक थे उस समय जो है फसल का जो उपज का दर होता था कितना वसूला करता था? 1/6 भाग वसूला करता था दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1/6 भाग वसूला करते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामभर स्तूप किस राज्य में है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। रामभर स्तूप किस राज्य में है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? अर्थात जहां पर अंतिम संस्कार होता है वो भगवान बुद्ध का उस स्थान को रामभर स्तूप कहा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था दोस्तों। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज को कहाँ भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है मगध साम्राज्य पर चल रहा था दोस्तों। क्लियर? मेगास्थनीज इंडिका नाम पुस्तक लिखे हैं, इंडिका करके पुस्तक लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ये, और बार बार एग्जाम में पूछता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने सरवन बेलगोला में आमरण अनशन किया और उनका मृत्यु हो गई? आमरण अनशन करने के दौरान उनका मृत्यु हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका मृत्यु हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए? किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए? तो शुतुरमुर्ग जो पाया गया था पूरा पाषाण काल में पाया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासक सिक्के को ढालने में, देखिए ढालने में होगा दोस्तों, इसलिए सही आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ढालने में। सातवाहन शासक जो थे सिक्के को ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वह कहाँ से शीशा जो है मंगाया जाता था? वह सिक्का जो है कहाँ से मंगाया जाता था? तो रोम से मंगाया जाता दोस्तों। कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। सातवाहन शासक जिस सिक्के को ढालते थे वह शीशे का सिक्का का इस्तेमाल करते थे, और वह जो है कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम जो है क्या है? तो पहले आप सुने होंगे कि हिंद यूनानी जो है भारत पर आक्रमण किए थे। तो पहला क्या हो जाएगा? हिंद यूनानी हो जाएगा।
उसके बाद जो है शक आए थे। हिंदू यूनानी के बाद कौन आए? शक आए। और शक के बाद पल्लव वंश आए थे और उसके बाद कुषाण आया। इस तरह से आप ऑप्शन ए देख सकते हैं। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? हिंद यूनानियों ने किया। उसके बाद शकों ने किया, उसके बाद पल्लवों ने किया, उसके बाद कुषाणों ने किया। दोस्तों, इस तरह से भारत पर विदेशी आक्रांताकारियों ने आक्रमण किया और अनेक जगहों पर लूटपाट किया और अनेक जगहों पर अपना अधिकार भी जमा लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।